सितंबर 2022 में टेक इंडस्ट्री में एक अर्थक्वेक आया जब क्रिएटिव सॉफ्टवेयर के अनडिस्प्यूटेड किंग एडोबी ने एक 10 साल पुरानी स्टार्टअप को खरीदने का अनाउंसमेंट किया और वो भी उस स्टार्टअप के रेवेन्यू के 40x मल्टीपल पर, अ स्टैगरिंग $20 बिलियन। पर असली कहानी एक्विजिशन की नहीं है, ये कहानी है एक स्टार्टअप की जिसने पूरे डिजाइन इंडस्ट्री के गेम को ही बदल के रख दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट फिग्मा। वेलकम टू अनलॉक्ड बाय मानसी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर एडोबी जैसा जायंट जिसका अपना खुद का पूरा डिजाइन इकोसिस्टम है, वो एक छोटे से स्टार्टअप के लिए इतना बड़ा अमाउंट देने को क्यों रेडी था? द आंसर इज सिंपल। एडोबी सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीद रहा था, वो अपने कंपटीशन को हटा रहा था। It was paying to continue its design monopoly. पर एक फिग्मा जैसा वेब बेस्ड डिजाइन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कैसे बन गया that it became a threat for Adobe? इसको समझने के लिए we have to go back in 2012. हमें समझनी होगी the psychology of a designer sitting in 2012. अगर आप 2012 में एक प्रोफेशनल डिजाइनर होते तो आपकी लाइफ एक ही फाइल के मल्टीपल वर्जन्स में फंसी हुई होती। आप एक डिजाइन बनाते हैं, उसे फोटोशॉप में होम पेज V1 नाम से सेव करते हैं, फिर उसे क्लाइंट के साथ शेयर करते। अगर उन्हें कोई चेंजेस चाहिए होते तो फिर आप नई फाइल को ड्रॉप बॉक्स पर अपलोड करते, क्लाइंट वहां से डाउनलोड करता, फिर वापस रिव्यू देता एंड द साइकिल गोज ऑन। इनफैक्ट इतने कंफ्यूजिंग साइकिल में कभी कभी तो क्लाइंट गलत वर्जन ऑफ फाइल पर ही रिव्यू दे रहा होता था। एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग साइकिल आपकी फाइल का नाम बन जाता होम पेज V1 रियल V2। So that was the life of a professional designer in 2012. वैसे तो डिजाइनिंग एक सोलो काम है, बट इतने केओस के बीच में वो एक टीम स्पोर्ट से कम नहीं लगता था। डिजाइनिंग की ये प्रॉब्लम तब ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 19 साल के डिलन फील्ड ने भी ऑब्जर्व करी। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर को इमेजिन किया जहां डिजाइन सिर्फ एक कंप्यूटर पर नहीं होगी, बल्कि क्लाउड में एक कोलैबोरेटिव तरीके से होगी। इसके लिए उनकी नजर एक नई टेक्नोलॉजी WebGL पर पड़ी और यहीं से शुरुआत हुई फिग्मा। The story of Figma began here. Part 1, The Technical Bet, The Suicide Mission। 2012 में एक प्रोफेशनल डिजाइन टूल को वेब ब्राउजर के अंदर बनाना एक सुसाइड मिशन समझा जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि वेब ब्राउजर सिर्फ फोटोज ब्राउज करने के लिए या टेक्स्ट पढ़ने के लिए होता है, ना कि हेवी ड्यूटी ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए। In fact, it was considered to be an impossible task कि वहाँ पर इतनी एफिशिएंसी मिल पाए। लेकिन डिलन फील्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने को-फाउंडर एवन वॉलेस के साथ मिलकर अपने आइडिया पर बेट किया। उन्होंने रियलाइज किया कि WebGL की मदद से ब्राउजर में ही हाई परफॉर्मेंस 2D और 3D ग्राफिक्स रेंडर किए जा सकते हैं। जब एडोबी अपने डेस्कटॉप ऐप पर फोकस था, उन्होंने 3 साल लगाकर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो डेस्कटॉप ऐप जितना फास्ट फील हो ऑन द ब्राउजर। बट इट वाज नॉट इजी। शुरुआती दौर में उन्हें काफी खराब फीडबैक्स भी मिले, क्योंकि डिजाइनर्स आर परफेक्शनिस्ट और उन्हें ग्रुप में डिजाइन करने का आइडिया पसंद नहीं आया। They used to even say that if this is the future of design, we might change careers। पर डिलन और एवन वॉलेस ने हार नहीं मानी। इनफैक्ट उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म और डिजाइनर्स के रिव्यू को इतना सीरियसली लिया कि उनके डिजाइनर्स अपना 20% टाइम सिर्फ यूजर कंप्लेंट्स और फीडबैक सुनने में लगाते थे, ताकि वो हर एक बारीकी पर काम कर एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म बना पाए। फिग्मा का असली जीनियस सिर्फ उनका ब्राउजर पर होना नहीं था, बल्कि उनका मल्टीप्लेयर फीचर था। जहां पहले डिजाइनिंग वाज डन इन अ क्लोज्ड रूम, फिग्मा ने उसे एक न्यू एज, इजी टू यूज, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बना दिया। इसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से गूगल डॉक्स में एक ट्रांजिशन की तरह समझ सकते हैं। अब लंदन में बैठा हुआ डेवलपर, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ डिजाइनर और इंडिया में बैठा हुआ प्रोडक्ट मैनेजर सब एक ही फाइल में रियल टाइम पर काम कर सकते हैं। कोई V1 V2 फाइल्स का झंझट नहीं, जस्ट एक लिंक शेयर करी और काम शुरू। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, पे क्लोज अटेंशन। उन्होंने सिर्फ डिजाइनर्स को टारगेट नहीं किया, उन्होंने पूरी प्रोडक्ट टीम को टारगेट किया। उन्होंने कोडर्स के लिए डेव मोड लॉन्च किया, ताकि कोडर्स बिना डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म यूज करे अपने कोड्स लिख पाए। उन्होंने फिग जैम लॉन्च किया टू मेक अ कोलैबोरेटिव स्पेस ताकि आइडियाज बन पाए। उन्होंने फिग्मा को एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया एंड द रिजल्ट वाज माइंड ब्लोइंग। बाय 2025 उनके 67
87% revenues were coming from non-designers. Chapter 3, The Business Moat, The Bottom-up Invasion. But the question still remains, उन्होंने ऐसा क्या किया that they challenged Adobe's monopoly? The answer is simple. उन्होंने CEOs of companies को नहीं टारगेट किया, उन्होंने सीधा अपने यूजर्स को टारगेट किया। फिग्मा ने बॉटम अप स्ट्रैटेजी यूज की। उसने अपना टूल स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, एजुकेटर्स के लिए फ्री कर दिया। वो चाहते थे दैट उनका डिजाइन टूल बिकम्स द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर दीज न्यू जेन किड्स। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करेंगे और वहां जाके दे वोंट बी एबल टू यूज अडोबी के पुराने भारी भरकम सॉफ्टवेयर्स। वो रिक्वेस्ट करेंगे और अपने कंपनीज को प्रेशराइज करेंगे टू स्विच टू फिग्मा। और यही हुआ। आज 95% फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज फिग्मा। नाउ दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। अडोबी को भी समझ में आ गया था कि अडोबी XD से वो फिग्मा को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वो लेजेंडरी $20 बिलियन का ऑफर दिया टू रिमूव द कंपटीशन। चैप्टर 4, द फेल्ड मैरिज एंड द $68 बिलियन IPO। कुछ वक्त के लिए सबको लगा कि फिग्मा भी अडोबी के बड़े से इकोसिस्टम में कहीं खो जाएगी, बट दिसंबर 2023 में द डील कोलैप्स्ड क्योंकि यूके और यूरोप की गवर्नमेंट को लगा कि इस डील से एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इस ब्रेकअप की वजह से अडोबी हैड टू पे अ रिवर्स ब्रेकअप फी एंड दैट टू ऑफ $1 बिलियन। फिग्मा ने इस $1 बिलियन को अपना वॉर चेस्ट बना दिया और प्रोडक्ट्स और तेजी से लॉन्च किए, जैसे कि फिग्मा साइट्स, फिग्मा स्लाइड्स, फिग्मा साइट्स, और उनके चलते उनका रेवेन्यू भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ। They reached a staggering $749 million in a single year. That is a 48% growth. 2025 की शुरुआत में फिग्मा सिर्फ एक डिजाइन टूल नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पावर हाउस बन चुका था। अब बारी थी स्टॉक मार्केट में लॉन्च की। On July 31, 2025 फिग्मा स्टॉक मार्केट में ओपन हुआ। वैसे तो उनकी लिस्टिंग प्राइस $33 की थी, बट जब वो ओपन हुए ड्यू टू इनसेन डिमांड इट ओपन एट $85 और पहले दिन के एंड तक द प्राइस वेंट अप टू $124। एक दिन के अंदर अंदर फिग्मा की वैल्यूएशन $68 बिलियन की हो चुकी थी। दैट इज 3 times what Adobe offered. The conclusion, the frictionless revolution. फिग्मा की कामयाबी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखाती है। फिग्मा इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो अडोबी से बेहतर फीचर्स देता था। इनफैक्ट सच तो ये है कि कई साल तक अडोबी हैड बेटर फीचर्स, पर फिग्मा इसलिए जीता क्योंकि उसने कस्टमर फ्रिक्शन को कम किया। ब्राउजर पर शिफ्ट होकर उन्होंने इंस्टॉलेशन का फ्रिक्शन कम किया, मल्टीप्लेयर से कोलैबोरेशन का फ्रिक्शन कम किया और स्टूडेंट्स के लिए फ्री होकर अडॉप्शन का फ्रिक्शन कम किया। तो ये थी फिग्मा की कहानी, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने प्रूव कर दिया कि अगर आपके प्रोडक्ट में एक्चुअली दम है तो चाहे कितनी ही बड़ी और लेगेसी मोनोपोली हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।